चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स एसोसिएटिव फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सों के लिए ही डिफाइंड होती है। आज हम सीखेंगे कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी हो तो उससे फोर्स कैसे निकालेंगे, और वो फोर्स कंजर्वेटिव ही होगा, ध्यान रखना। तो कंजर्वेटिव, आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है तो उससे कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालेंगे, और हम साथ में सीखेंगे कि अगर फोर्स की इक्वेशन दे रखी है तो उससे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। और साथ में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो फोर्स की इक्वेशन दे रखी है वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं। अगर वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन से, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन से फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम पहले सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी से उसका एसोसिएटिव फोर्स, उसका कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब वो क्या बोलूं, आज हम अभी पहले निकालना सीखेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकाला जाता है पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन से। मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है उससे एसोसिएट, या ऐसा बोल लो कि उस पोटेंशियल एनर्जी को पैदा करने वाला, बनाने वाला फोर्स क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स आज हम फाइंड करेंगे, और फोर्स कंजर्वेटिव ही होगा, ये बात एकदम पक्की है। क्योंकि अच्छा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इसी कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आ रही है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, तो इससे एसोसिएट फोर्स क्या हो गया, mg। इस तरीके से जैसे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो इससे एसोसिएट फोर्स कितना हो गया, माइनस के एक्स। इस तरीके से अब इन दो का तो हमें पता है, बाकी और रैंडम बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, उसके लिए अपन ऐसा करेंगे। तो कैसे निकालेंगे पहले वो सीख लेते हैं, और उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट भी हमें सीखना पड़ेगा, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन तो आप जानते ही हो, पर आज हम सीखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो देखो, जैसा कि हम सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं ऐसे यहां से बोल सकता हूँ कि डी यू बराबर, मतलब छोटा सा चेंज, वो लिख सकता हूँ मैं माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन, और वर्क डन को मैं लिख सकता हूँ एफ डॉट डी एस वेक्टर, एफ वेक्टर डॉट। ये एफ कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब अगर हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो हमें फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ तो उल्टा चाहते हैं, हम तो यहाँ फोर्स को फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सही बात है भाई, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो हमें फोर्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब मैं उल्टा बोल रहा हूँ, अगर मुझे फोर्स निकालना है तो भैया डीएस नीचे आ गया ना, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको कि एफ वेक्टर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स की बात हो रही है, बराबर माइनस डी यू अपॉन डी एस। हम सभी जानते हैं ऐसा ही होता है। जैसे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पर वेलोसिटी आ जाती है। तो ऐसा ही रिलेशन होता है। बट अब आप जानते हो कि फोर्स तो अलग अलग डायरेक्शन में होता है। फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये तो स्केलर क्वांटिटी है। मतलब फोर्स तो आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों में होता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। और वैसे ही जो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन होती है वो भी एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है उसमें, मतलब तीन तीन वेरिएबल आते हैं। तो इस डिफरेंशिएशन को कैसे करें, क्योंकि हमने जो डिफरेंशिएशन सीखा है उसमें तो एक ही वेरिएबल आता है। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी एक्स बराबर आ गया 2x। लेकिन यहाँ पे z भी होता और पता बहुत सारी चीज होती है, फिर कैसे करते दो दो तीन तीन वेरिएबल। तो यहाँ पे एक नया मेथड आता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल का मतलब आधा अधूरा ना, पार्शियल
डिफरेंशिएशन, आधा अधूरा अपकलन, क्या बोलेंगे पार्शियल को? पूरा नहीं, पार्शियल, पार्ट में करेंगे, मतलब किसी चीज पूरे का पार्ट को अपन पार्शियल कह देते हैं ना। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, वो सीखते हैं पहले, और फिर हम वापस अपने कॉन्सेप्ट पे आएंगे जो हम कर रहे थे। ठीक है, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन। पहले मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखा देता हूँ। तो बड़ा ही आसान होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओरिजिनल डिफरेंशिएशन जो फुल वाला डिफरेंशिएशन है उससे भी बड़ा ही आसान होता है। जैसे कोई इक्वेशन हम मान लेते हैं कि u बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये इक्वेशन है, कोई फंक्शन है u, हमें नहीं पता क्या है, u बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड ऐसे दे रखा है। यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। अब अगर आपसे कह दिया जाए इसको डिफरेंशिएट, हाँ आंशिक, सही बात है, आंशिक अवकलन, शब्द निकल गया था दिमाग से, आंशिक अवकलन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे आपके सामने कोई फंक्शन दे दिया u बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड, यहाँ पे x भी वेरिएबल है, y वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है, आपको बोल दिया कि x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, ठीक है, ये आपको दे दिया, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। तो मतलब बेसिकली आपको क्या निकालना है, x के सापेक्ष करना है, मतलब du अपॉन dx करना है, u का आंशिक अवकलन करना है। तो यहाँ पे है ना नया साइन यूज करते हैं, जब पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको du से रिप्रेजेंट नहीं करते, डेल u अपॉन डेल x लिखते हैं, ये ऐसे घुमा हुआ d यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आंशिक अवकलन की निशानी हो गई। हाँ ठीक है, अब आपको क्या करना है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के अलावा जो भी हैं वो सब एज ए कांस्टेंट की तरह आपको मान लेना है। जैसे यहाँ पे x के अलावा कौन कौन है, यहाँ x के अलावा है y एंड z, और भी कोई वेरिएबल होते तो आप उन्हें क्या मान लेते, कांस्टेंट, नियत मान लेते। तो अब इनको ऐसे ट्रीट करोगे कि भाई ये तो नियत है, y और z तो नियत है, y एक सम, जैसे y लिखा हुआ है 2 और z का मतलब है 3, तो 2 गुणा 3 है ये, तो बस मतलब 6 लिखा हुआ है, 6x स्क्वायर। अब आप इसका अवकलन करोगे तो 6 को एज इट इज रख दोगे और एक्स स्क्वायर का 2x कर दोगे, हो गया अवकलन। वैसे ही यहां करना है। कैसे करना है देखो, जैसे यहाँ पे y और z तो कांस्टेंट हो गए, तो y और z हम एज इट इज रख देंगे, और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, तो फाइनली अवकलन कितना आ गया, 2xyz। ठीक है ना आसान। अच्छा, इसी में आपसे पूछ लेता कि भैया अगर बताओ y के रिस्पेक्ट में अवकलन करो, यहां बोल देते आपसे कि y के रिस्पेक्ट में अवकलन करो, तो अब आपको किसको कांस्टेंट मानना होता, x और z को कांस्टेंट मानना होता। तो कैसे करते, क्या आ जाता बताओ, x और z को कांस्टेंट मानना होता, y के रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर दे, तो एक्स स्क्वायर जेड ये तो एज ए कांस्टेंट अब लिख लेते, अब y का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो आंसर आ जाता एक्स स्क्वायर जेड। समझ में आ गई बात, सीख गए आंशिक अवकलन करना, इतना सही है, इतना सही है आंशिक अवकलन करना। सीख गए क्या? ठीक है, चलिए अब वापस से कॉन्सेप्ट पे आए थे। तो हम पढ़ रहे थे कि अगर आपको फोर्स फाइंड करना है और आपको दिया हुआ है, हम पढ़ रहे थे कि अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, अब फोर्स, अब जो U होता है बेसिकली अपना पोटेंशियल की इक्वेशन जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी की, वो एक्स वाई जेड सब में होती है। तो अगर आपको फोर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो देखो ऐसे निकालोगे। तो हम सभी जानते हैं फोर्स वेक्टर होता है, और ये एक्स में, वाई में, जेड में सभी जगह होता है। मतलब इसका एक कंपोनेंट एक्स में भी हो सकता है, एक कंपोनेंट इसका वाई में भी हो सकता है, और इस फोर्स का कंपोनेंट जेड में भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब अगर हमें फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा,
देखो रिलेशन क्या आ रहा है, माइनस, तो माइनस लगाए और डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस वेक्टर। अब एस क्या होगा, अगर एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो एक्स, वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो वाई, और जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो जेड। तो बेसिकली फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। मतलब आपको यू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आई कैप, एक्स डायरेक्शन में ना, इसलिए आई कैप लगा दिया। तो यहाँ पे बेसिकली कौन कांस्टेंट आ गया, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम तो वाई और जेड को आपको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो आप वाई और जेड को कांस्टेंट लेके एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करोगे यू को, और आगे माइनस लगाना पड़ेगा और आई कैप। तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स का एक्स कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर बताओ फोर्स का वाई कंपोनेंट निकाल लोगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे और जे कैप, कौन कांस्टेंट आ गया यहाँ पे, एक्स एंड जेड कांस्टेंट हो गए। और थर्ड केस, थर्ड मतलब एफ जेड आपको निकालना है, मतलब फोर्स का जेड कंपोनेंट अगर आपको निकालना है तो आपको करना पड़ेगा माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप। इसमें कौन कांस्टेंट आ गए, एक्स और वाई कांस्टेंट आ गए। सीख गए क्या, बस। तो अंत में आप क्या करोगे, एफ एक्स को यहाँ रख दोगे, एफ वाई को यहाँ रख दोगे, एफ और एफ जेड को यहाँ रख दोगे, तो क्या बन जाएगा, तो फाइनल एफ वेक्टर क्या बन जाएगा, एफ वेक्टर बराबर, सबको उसमें रख दोगे तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, इस तरीके से। ठीक है, इसको देखो स्टाइल से ऐसे भी लिखते हैं, माइनस यू बार, और ये जो चीज है ना बीच में जो है, ये वाली चीज, इसको क्या लिखते हैं अपन, इसका आप हायर फिजिक्स में पढ़ोगे जब कॉलेज में जाओगे, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो एफ वेक्टर बराबर आ गया माइनस, ये उल्टा त्रिभुज होता है, इसका साइन होता है, ये जो मैंने हाईलाइट किया इसका साइन होता है, इस तरीके से, समझे। चलो, तो ऐसे आपको एक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है, यू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, यू बराबर एक्स स्क्वायर वाई, मतलब एक्स और वाई क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, कि भैया आप अगर कोऑर्डिनेट पुट कर दोगे 1,2 तो वहां की एनर्जी आपको मिल जाएगी इसमें वैल्यू पुट करके। बट आपको इस पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएट जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे करोगे देखो। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले एक्स कंपोनेंट निकालना है, वाई कंपोनेंट निकालना है, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। तो जल्दी जल्दी हम निकाल लेते हैं। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स, मतलब वाई और जेड आपको कैसे ट्रीट करने हैं, कांस्टेंट की तरह। तो यहाँ पे केवल y है तो y को कांस्टेंट रखा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x आई कैप। अच्छा, एक माइनस जो है वो तो चलेगा ही साथ में, क्योंकि वो तो फॉर्मूले में ही है। तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे -2xy आई कैप, इस तरीके से ये हो गया, फोर्स का x कंपोनेंट मिल गया। अब y कंपोनेंट ढूंढ लो, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जे कैप बराबर, तो माइनस लगा दिया, डिफरेंशिएट करो, y को कांस्टेंट नहीं सॉरी, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर 1 जे कैप। तो कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप आ गया। अब आप z के रिस्पेक्ट में करोगे तो कोई फायदा तो है नहीं वैसे, अगर z के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या करोगे, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप, मतलब आप यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x और y को कांस्टेंट, तो पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अकेला मतलब कांस्टेंट ही है फंक्शन में, तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो आ गया फोर्स वेक्टर, कितना आ गया बताओ,
फोर्स वेक्टर माइनस तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो कितना हो गया 2xy आई कैप प्लस x² j कैप। देखा कितना आसान था। तो मतलब इस पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, वो ये फोर्स है ना आसान। आप करोगे अब? ये आ गया समझ में कि कोई डाउट है? पूछो। ये वाला करो, फाइंड एफ वेक्टर, फोर्स वेक्टर फाइंड करो इस पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएट, और टाइप कर, जल्दी से आंसर बताओ टाइप करके। कैसे करोगे बताओ? वही पहले एक्स कंपोनेंट फोर्स का, फिर वाई कंपोनेंट, फिर जेड कंपोनेंट। इसमें जेड तो मैंने अभी भी नहीं दिया, तो जेड तो 0 आ जाएगा, कोई अगले में देता हूँ। तो एक्स कंपोनेंट माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप। जल्दी से बताओ कितना आएगा। चलो साथ साथ करो, साथ साथ करो। मैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब y और z कांस्टेंट हो गए। तो जल्दी से बताओ 2xy का डिफरेंशिएशन, देखते कौन सबसे पहले बताता है कमेंट में। 2xy का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट क्या होगा? तो क्या लिखूं? माइनस x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 2y। फिर प्लस है तो प्लस लगाना पड़ेगा, और फिर मुझे करना पड़ेगा x² y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो कितना आ जाएगा बताओ? आ जाएगा ये x² y का, अगर मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा 2xy। भाई y तो एज इट इज कांस्टेंट आ जाएगा, और x² का 2x। ठीक है, तो ये हो गया अपना y x कंपोनेंट फोर्स का। चलो जल्दी से y कंपोनेंट निकालते हैं फोर्स का। तो कितना करना पड़ेगा? माइनस डेल यू अपॉन डेल y जे कैप बराबर, माइनस लगा दिया। बताओ 2xy का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? 2xy का y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, और 2x तो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 2x, और y का डिफरेंशिएशन हो गया 1। प्लस की जगह लगाया प्लस। अब जल्दी से x² y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा? x² y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x² y का y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आपको x तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो x² का x² रखना पड़ेगा, और y का हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक, लिख देता हूं मैं इसे। और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें z का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा इसमें, तो z के अलावा, और z तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो ये आ गया फोर्स। इसको साथ में लिख दो, माइनस कॉमन ले लेता हूं। इस तरीके से, ठीक है। पूछो वाला करिए। आपको यहाँ पे फोर्स वेक्टर बताना है, -1, 2, 1 पर फोर्स वेक्टर क्या होगा? तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स, फिर उसमें रखेंगे वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, ठीक है। तो पहले फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। कितना लिखेंगे? माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। एक माइनस तो ऑलरेडी बाहर आएगा, ठीक है। और इसका करते हैं अब x y² z। एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y² z कांस्टेंट हो गया, अच्छा माइनस भी है, तो -y² z कांस्टेंट और x का हो गया 1, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, प्लस
एक्स स्क्वायर जेड का करेंगे तो जेड कांस्टेंट हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आ गया 2xz आई कैप। अब हम निकाल लेते हैं y कंपोनेंट फोर्स का, कैसे, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई जी कैप करके। ठीक है भाई, इस बार कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो माइनस एक्स जेड तो कांस्टेंट हो गया और वाई स्क्वायर का हो गया 2y प्लस एक्स स्क्वायर जेड में तो y है ही नहीं, तो पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया, तो ये आ गया। फिर करते हैं z के रिस्पेक्ट में, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड के कैप बराबर माइनस, ठीक है, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, जेड तो कांस्टेंट है, वो सॉरी एक्स वाई स्क्वायर माइनस कांस्टेंट है, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जेड का हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर जेड, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कांस्टेंट और जेड के रिस्पेक्ट में किया, जेड का हो गया 1 के कैप। तो इस तरीके से ये फोर्स आ गए। पर अभी हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है। फोर्स हमें किस पॉइंट पर चाहिए उसकी हमें वैल्यू दे रखी है कि भैया इस पॉइंट पर आपको फोर्स निकालना है, तो रख देते हैं, बस वैल्यू रखनी है यहाँ पे। देखो कैसे, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी हो गई, x बराबर आपको रखना है -1, y बराबर रखना है 2 और z बराबर रखना है 1। रखते हैं y स्क्वायर 4 इंटू 1, तो आ गया -4 प्लस 2 की जगह 2, z की जगह 1, x की जगह -1, तो यहाँ आ गया -2 आई कैप। ठीक है, अगले में रखते हैं, x की जगह हो गया -1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 4 हो गया यहाँ पे 4 जे कैप, वो तो 0 था है ना, बराबर यहाँ रखते हैं, x हो गया -1 खत्म हो गया, 4 प्लस एक्स स्क्वायर कितना है 1, ठीक है। चलिए, तो फोर्स फाइनली फोर्स वेक्टर कितना आ गया, वहां हम सॉल्व करेंगे तो -2 -4 -6 आई कैप, ठीक है, ये हो गया -4 जे कैप -5 के कैप। दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम पोजीशन हम किसको बोलते हैं, जब फोर्स 0 हो जाए, व्हेन एफ नेट बराबर 0, नेट का मतलब एफ ना, व्हेन एफ वेक्टर बराबर 0 हो जाए उसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम। एफ नेट का मतलब क्या होता है कि एक्स में भी 0 होना चाहिए, वाई में भी 0 होना चाहिए और जेड में भी 0 होना चाहिए, देन उस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, ठीक है, जहां पे एफ नेट 0 हो जाए। एफ नेट 0 का मतलब एक्स में भी 0, वाई में भी 0। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको यू दे रखा है, यू बराबर a अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स की पावर 6। फाइंड द पॉइंट वेयर सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। फाइंड द पॉइंट वेयर सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। करो, कैसे करें? सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा फोर्स। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि फंक्शन केवल x में है, तो यहाँ पे फोर्स का केवल x कंपोनेंट ही आएगा, क्योंकि अगर y के रिस्पेक्ट में करोगे तो सभी को कांस्टेंट मानोगे, x को और z को, तो वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। z के रिस्पेक्ट में करोगे तब भी 0 आएगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स आएगा केवल x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ही आएगा, मतलब x का फोर्स का x कंपोनेंट ही आएगा। करो, कितना आ रहा है? तो एक माइनस हमने बाहर लगा दिया और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a और b तो कांस्टेंट है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x की पावर 12
तो कितना हो जाएगा, x की पावर 12 ऊपर जाएगा, -12, फिर -12 आगे आएंगे, तो बेसिकली ये बनेगा -12a इंटू एक्स की पावर -13, फिर आएगा माइनस, और फिर बन जाएगा x की पावर 6 ऊपर जाएगा तो -6b x की पावर -7। क्या किया है मैंने, ये मैंने डिफरेंशिएट किया है, ठीक। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना चाहते हैं, तो फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, तो इसको किसके बराबर कर दो, फाइनली 0 के बराबर कर दो, ठीक। तो इसको अब 0 के बराबर किया तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये माइनस तो इधर आके खत्म हो गया, ठीक। ये प्लस है, ये इधर आके सब प्लस में हो गया, तो ये बन जाएगा 12 ए एक्स की पावर -13 बराबर 6 बी एक्स की पावर -7। बस यहाँ सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। ठीक है, चलिए, तो ये हमने क्या किया, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी से करस्पॉन्डिंग एसोसिएट फोर्स निकालना हमने सीखा। अब हम उल्टा करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि अगर फोर्स दे रखा हो तो उससे पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स से उसकी पोटेंशियल एनर्जी अब निकालेंगे हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स जो दिया है उससे पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जो फोर्स हमें दिया जाएगा वो फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो ही हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइंड होती है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या हैं। तो हम यहाँ पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने शायद पहले भी पढ़ा था, दोबारा से आपको रिवाइज कराता हूँ, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहली बात तो क्या होती है कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनका जो वर्क डन होता है वो पॉइंट पर डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमको फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताती है। पहली बात क्या है कि कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो किसी दो पॉइंट के बीच में जो वर्क डन होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। आप कैसे भी उसको घुमा के लाओ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स हैं तो वर्क डन सेम आएगा हमेशा, ठीक है। वर्क डन डिपेंड्स ओनली इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है क्लोज पाथ के लिए, क्लोज पाथ मतलब कि एक पॉइंट से आप चले, कोई पार्टिकल चला, घूम घाम के ऐसे वापस आ गया उसी पॉइंट पर, और जो फोर्स लग रहा था पार्टिकल पर अगर वो कंजर्वेटिव है तो टोटल वर्क डन हमेशा 0 आएगा। फोर्थ पॉइंट है कि ऑल सेंटर फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सेंटर फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो हमेशा सेंटर की तरफ लगते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो फोर्स हमेशा मतलब एक फिक्स सेंटर से होके जाते हैं, एक पॉइंट से होके जाते हैं। ऐसे फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, ये सेंट्रल फोर्सेस है। सभी कांस्टेंट फोर्स, ऐसे फोर्स जिनकी ना तो डायरेक्शन बदल रही है ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है, वो कंजर्वेटिव होते हैं। और इनके अलावा अगर हमें कोई फोर्स की इक्वेशन दी है और हमें पता लगाना है, चेक करना है कि वो कंजर्वेटिव है नेचर में या नहीं, तो हमें ये करना पड़ेगा। अगर ये 0 आ जाता है, इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ फोर्स। उल्टा त्रिभुज, उल्टा ट्रायंगल, अभी बताया था ना उल्टा ट्रायंगल का मतलब क्या है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस का मतलब है मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर 0 आ जाता है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा। तो इस तरीके से ये होता है इसका मतलब ये। तो आई कैप, जे कैप, के कैप है, फोर्स भी वेक्टर में है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वही डिटर्मिनेंट बना के मैट्रिक्स मेथड, आई जे के
फिर ये और फिर फोर्स 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 सॉल्व करोगे, अगर वो 0 आ रहा है तो जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव होगा इन नेचर, राइट। चलिए अब हम कुछ फोर्स में आपको देते हैं, उससे आप उनकी पोटेंशियल एनर्जी आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी होगी भी या नहीं होगी उस फोर्स की। अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो ही पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो देखते हैं। तो फोर्स वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है। तो हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है डी यू। आपको इनकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या लिखते हैं, डी यू बराबर माइनस इंटीग्रेशन फोर्स वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। आपको सिखाया था पहले, कैसे लिखोगे, माइनस इंटीग्रेशन फोर्स वेक्टर की जगह आप लिखोगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और डीएस वेक्टर क्या होता है आपको पता ही है, डीएस वेक्टर होता है डीएक्स आई कैप। जब आपको वेरिएबल फोर्सेस का वर्क डन निकालना सिखाया था तब ये बात सिखाई थी, और ये वही चीज है। बेसिकली डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, वर्क माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो हम बेसिकली वर्क डन ही निकाल रहे हैं। तो डीएस वेक्टर हो गया डीएक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट करना रहेगा, एक्स का डीएक्स से, मतलब आई का आई से, जे का जे से, और के तो है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से बन जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स, माइनस और अंदर आ गया वाई डी वाई इंटीग्रेशन, और जेड वाला टर्म है ही नहीं तो हम उसको 0 रख देते हैं। ठीक, तो हमेशा ऐसे ही करना है आपको। अगर फोर्स दिया है डी यू निकालना है, अभी तक आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जो लास्ट स्टेप होगी, ये जो लास्ट स्टेप होगी, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन आराम से हो जाता है, इसका मतलब जो आपका फोर्स था वो कंजर्वेटिव था, उसके लिए आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर दी। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन करने में अगर आपको कुछ अजीब लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो वहीं देखते आपको समझ में आ जाएगा कि हो सकता है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव ना हो सकता है फोर्स कंजर्वेटिव ना हो सकता है, मैंने बोला, ये नहीं बोला कि होएगा ही होएगा, हो सकता है। फिर वहां आपको ये जो लास्ट वाला तरीका हमने किया कर्ल 0 वाला, इसको लगाना पड़ेगा। और अगर ये 0 आ जाता है तो आप बोलोगे कि हाँ भाई फिर इंटीग्रेशन किसी भी तरीके से हम करेंगे और आंसर लेंगे, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम आ रही है क्या। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्यों, देखो यहाँ x का फंक्शन है और x के टर्म, x के रिस्पेक्ट में ही हमें इंटीग्रेट करना है, और यहाँ y का फंक्शन और y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करना है, तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आई। x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, y का हो गया वाई स्क्वायर बाई टू। आप यहाँ पे कांस्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो बेसिकली आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई आपको उस फोर्स के करस्पॉन्डिंग। ये आंसर हो गया, देखो कितना अच्छा आंसर है। समझ गए, कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेट करना है आपको, डेल्टा यू फाइंड करना था। ठीक, इस तरीके से कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अभी और क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। कुछ नहीं करना है आपको, बस इंटीग्रेट करना है। तो आप लिखोगे डी यू बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आई कैप 2y जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2y डी वाई, जेड का टर्म है ही नहीं, ये बन जाएगा। यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का फंक्शन है, एक्स के टर्म में इंटीग्रेट करना है, खत्म। इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। और देखते हैं, तो इसमें क्या है, नीचे आर रहता है, आर, आर का मतलब क्या होता है, रेडियल डायरेक्शन। मतलब आप एक, जैसे एक सर्कल मान लो, ये इसका सेंटर है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो, उसको बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। तो यहाँ से दूरी आर कहलाती है। तो बेसिकली आपको इसमें भी इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे आप डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट इसको कर दोगे, डी आर मतलब
एक्स वाई जेड कोई भी हो, इसमें सेंटर से दूरी देखी जाती है, रेडियल डायरेक्शन देखी जाती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई, वो कितनी आ जाएगी, 2/r प्लस सी। तो इसमें भी निकल गया, हमें पता है इसमें तो निकलना ही था, क्योंकि ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। आप इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। देखो जी m1 m2 तो कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr, कैसे करते हैं इंटीग्रेट, आर स्क्वायर को ऊपर लाए तो क्या बन गया, r की पावर -2 dr, फिर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 तो -1 हो गया, तो ये भी कितना गया -1, तो ये हो गया -1/r, वही लिखा है हमने। तो बेसिकली एक माइनस और आ जाएगा, अब सही है ना। क्या पता लगा हमें इंटीग्रेट करके, एक माइनस और आ गया। क्यों आ गया भाई, आप जब इंटीग्रेट करोगे तो 1/r² का इंटीग्रेशन आएगा -1/r, तो एक माइनस और एक माइनस पहले से था, तो कितना आ गया, डेल्टा यू बराबर gm1 m2/r प्लस सी, ठीक है। तो मतलब अभी तक तो हमें कोई इंटीग्रेट आई नहीं, कोई दिक्कत आई नहीं इंटीग्रेट करने में, सभी फोर्स कैसे मिले हमें, कंजर्वेटिव मिले, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम एक और फोर्स लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करने में पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, हमें यहाँ पे लिमिट नहीं लगानी पड़ी कि लिमिट लगाएं पता लगे कि भाई कौन से पाथ पे पार्टिकल जा रहा है ना, बिना पाथ के भी हम उसको इंटीग्रेट कर पा रहे थे, मतलब वो सभी कंजर्वेटिव फोर्स थे। अब कुछ अलग तरीके का फोर्स हम लेते हैं। ये वाला करो, F वेक्टर बराबर yi प्लस xj। कैसे करोगे बताओ, सेम मेथड रखोगे आप तो अपना, रखो सेम मेथड। क्या लिखोगे यहाँ पे, du लिखोगे माइनस ऑफ yi प्लस xj डॉट dxi प्लस dyj, है ना। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन y dx माइनस इंटीग्रेशन x dy। क्या कर सकते हो क्या इंटीग्रेट आप आसानी से, कि कोई दिक्कत आ रही है, बताओ। हो जाएगा इंटीग्रेशन की दिक्कत आ रही है, अरे यहाँ इंटीग्रेशन कैसे करोगे, देखो फंक्शन y का है और x के रिस्पेक्ट में करना है, इधर फंक्शन x का है y के रिस्पेक्ट में करना है, तो या तो आपको y को x में चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पाथ जरूरत है कि y का और x का कोई फंक्शन आ जाए, कोई फंक्शन मिल जाए, तो मैं उसको y की जगह x के टर्म में पुट कर दूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं, उधर ऐसा ही सेम यहाँ पे x को y के टर्म में पुट कर दूं और इंटीग्रेट कर दूं। तो मतलब अब यहाँ पे चक्कर पड़ा, तो यहाँ पे ये जो फोर्स है F वेक्टर, ये कंजर्वेटिव हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ भी सकती है और नहीं भी। तो अब क्या करें, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है कि देखो अभी सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था, आपको क्या पढ़ाया था कि पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना, है ना, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना मैं आपको सिखाया। तो कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन से, पार्शियल डिफरेंशिएट करके हम करते हैं ऐसा। अब क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, है ना। मतलब आपको एक ऐसा फंक्शन सोचना पड़ेगा यू का, दो तरीके बता रहा हूं मैं आपको, एक तो ये वाला मेथड, आपको ऐसा फंक्शन सोचना पड़ेगा यू का जिसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर फोर्स ये वाला आ जाए। अगर आप ऐसा फंक्शन सोच लेते हो, मतलब इसका अगर ऐसा फंक्शन है जिसको पार्शियली डिफरेंस करने पर ये वाला फोर्स आ रहा है, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस फोर्स से एसोसिएट होगी। सही बात है भाई, आज हमने जो पढ़ना स्टार्ट किया था वो यही तो किया था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो उससे करस्पॉन्डिंग फोर्स आ जाता है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, पर उल्टा हो नहीं पा रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन कर ही नहीं पा रहे, है ना, नहीं कर पा रहे ना।
तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई एक ऐसा फंक्शन सोच लो इसका, सोच सकते हो क्या बताओ? आपके सामने ये सवाल है, कोई एक ऐसा फंक्शन सोचो जिसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर यही आ जाए, बताओ है क्या ऐसा? तो सोचना कई बार मुश्किल हो जाता है, कई बार सिंपल पड़ जाता है, कई बार तो एकदम आसान रहेगा तुरंत से सोच लोगे, कई बार बड़ा फंक्शन रहेगा तो कैसे सोचोगे? तो इसका भी एक तरीका है, क्या करो देखो, इसको मान लो फंक्शन वन, इसको मान लो फंक्शन टू, और इनको अलग से लिखो यहाँ पे, पहले फर्स्ट वाले को फिर सेकंड वाले को हम ट्रीट करते हैं। कैसे? हम करेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन। क्या करेंगे? पार्शियल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो मतलब यहाँ पे आपको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ये आपको हिंट देगा, ये एक्यूरेट मेथड नहीं है, क्योंकि पार्शियल इंटीग्रेशन जैसा कोई भी मेथड नहीं होता है, कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको हिंट देगा वो फंक्शन खोजने में, फंक्शन को फाइंड करने में जिसका पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर ये फोर्स आ जाएगा। तो आपका काम तो बन जाएगा, है ना? तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y तो कांस्टेंट आ गया, तो y कांस्टेंट आ गया, तो बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx x, तो ये बन जाएगा यहाँ से yx। ठीक है, ओके। दूसरा फंक्शन क्या है? x dy। तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो x कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy। तो x को एज इट इज रखा, इंटीग्रेशन dy बन गया y। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये दोनों फंक्शन सेम सेम आ गए, ये वाला और ये वाला सेम आ गए, मतलब सेम आ गए, मतलब हाँ भाई ये फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? अब आप एक फंक्शन ढूंढ लो, आपने ढूंढ लिया वैसे देखा जाए तो एक्स वाई, मतलब आपका यू कितना आ गया? माइनस एक्स वाई। भाई इसका इंटीग्रेशन भी, इसका पार्शियल इंटीग्रेट किया तो इसका इंटीग्रेशन भी एक्स वाई आ गया, इसका भी एक्स वाई आ गया। तो आप यहां से आपको हिंट मिल गई उस फंक्शन की जिसका पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर ये फोर्स आ जाएगा। आप चाहो तो करके देख लो कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर यू ये है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन ये है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन ये है, तो इससे फोर्स फाइंड करो, तो आप कैसे करते बताओ? पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन ये, तो फोर्स कैसे फाइंड करते हैं? आप लिखते हैं एफ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आई कैप, यही करते हैं क्या? तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? एक माइनस फॉर्मूले का एक माइनस पहले से, तो ये आ जाएगा वाई आई कैप। और इसको जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो आ जाए माइनस माइनस एक्स जे कैप। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिल रहा है y आई कैप, यहाँ से मिल रहा है x जे कैप, तो क्या मिल गया? y आई कैप प्लस x जे कैप। यही फोर्स आ गया, यही फोर्स तो था क्वेश्चन में भी। अरे बात समझ में आई? मतलब आप जब फंस जाते हो तो जितने फंक्शन आपको दिखे उनको ऐसे अलग अलग मान के पार्शियल इंटीग्रेट करो। अगर फंक्शन सेम आते हैं तो आपको एक हिंट मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आंसर होगा, हमेशा ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमेशा कंजर्वेटिव है, या अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मान लो ऐसा पार्शियल इंटीग्रेट किया तब भी अलग अलग आ गए, तो फिर वो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी, उस हिंट से आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो अगर सेम बन जाता है तो ये आपका आंसर है, अदरवाइज नहीं है। सिंपल बात। ठीक। या फिर आपको स्टार्टिंग में एक तरीका सिखाया था कर्ल ऑफ फोर्स वाला, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर जीरो आ जाता तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कुछ ना कुछ तो इसकी फिर पोटेंशियल एनर्जी आती ही आती आएगी आएगी। ठीक है, तो ये तरीके हैं आपके पास। ये बात समझ में आ गई आपको? तो एक तरीका तो मैंने ये बता दिया आपको कि एक फोर्स को फर्स्ट एक फंक्शन को फर्स्ट मानो, सेकंड मानो, पार्शियली इंटीग्रेट करो और लिख दो, तो फिर चेक कर लो आ गया भाई। ठीक है, तो एक तरीका यही है, मतलब तरीका इसका। दूसरा तो ये कि आप सोच लो, छोटा सा ही फंक्शन है, सोच लो भाई कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको पार्शियल डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा। ठीक। और रही बात चेक करने की, बात कर्ल कैसे यूज करते, तो मैं आपको कर्ल यूज करना सिखाता हूँ। कर्ल ऑफ फोर्स निकालना, कि उसे डायरेक्ट चेक करके पता लग जाएगा कि जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव है या नहीं। ठीक है, तो फोर्स क्या था? वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। हमें क्या करना है? कर्ल ये करना है। तो कैसे करेंगे? मैट्रिक्स बनाएंगे।
डिटर्मिनेंट बनाएंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे आई जे, कि आपको याद है क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाया था बेसिक मैथमेटिक्स में, वही करेंगे। कर्ल क्या होता है? डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है। फोर्स क्या है? आई कंपोनेंट है y, j कंपोनेंट है x और k कंपोनेंट है 0। तो इसको आप सॉल्व करो। आता है सॉल्व करना? डिटरमिनेंट सीखे थे आपको याद? देखिए मैंने इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया। कैसे करते हैं? सबसे पहले i को रखा, i वाली रो और i वाला कॉलम गया, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को डेल z से किया, तो ये क्या बन गया? डेल x अपॉन डेल, मतलब यहाँ पे फंक्शन बन गया x को आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है z के रेस्पेक्ट में, और दूसरी साइड किया तो 0 आ गया। फिर क्या करते हैं? j को माइनस लगा के यहाँ रखते हैं, j वाली रो और कॉलम को हटा देते हैं, फिर वापस से ये वाला मल्टीप्लाई होगा और ये वाला मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो गया? y को डिफरेंशिएट करना है आपको z के रेस्पेक्ट में इस तरीके से। फिर ऐसे k के लिए किया, तो आप यहाँ देखोगे कि x को, मतलब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है? पार्शियली जेड के रेस्पेक्ट में, मतलब जेड के अलावा सब कांस्टेंट है, तो यहाँ तो x है तो कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0। तो यहाँ से तो 0 आ गया माइनस। सेम यहाँ से भी ऐसे ही हो गया 0, क्योंकि z के रेस्पेक्ट में करना है, y का करना है, तो 0 हो गया। प्लस k कैप, यहाँ देखो कितना आ रहा है। यहाँ पे आपको y का y के रिस्पेक्ट में करना है, तो अगर y स्क्वायर होता तो 2y आता। भाई फंक्शन मैंने ऐसा लिया है, सिंपल सा ले लिया, कुछ ज्यादा ही। यहाँ पे y स्क्वायर x स्क्वायर लेते तो फिर आपको थोड़ा दिखता कि हाँ भाई, यहाँ पे y स्क्वायर होता तो 2y लिखते हैं। अब अकेला y है, y का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1, और इधर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1। तो कितना आ गया? ये 0 आ गया। मतलब कि ये जो फोर्स है, ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल के आपको बताई थी इस तरीके से, ये ऐसे। ठीक है, समझ गए? चलिए इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें वही फाइंड करना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। कैसे करोगे बताओ? फिक्स मेथड है अपना, है ना, कि डी यू बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये तो x के साथ x हो जाएगा, y के साथ y हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन रहने देते हैं, ये तो सिंपल ही हो गया ना। एक्स स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा, 2y dy बन जाएगा, तो इसमें तो कुछ परेशानी वाली बात ही नहीं है। चलिए ये करिए, अब करो। जे क्या, ये फोर्स है, आपको पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे? फिक्स मेथड है अपना, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप, इसको डॉट कर देंगे हम, डी एक्स आई कैप प्लस, ठीक है। अब जब डॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 2xy dy। तो यहाँ देखेंगे तो फर्स्ट जो फंक्शन है इसका तो हमने आसानी से कर दिया है इंटीग्रेशन, लेकिन इसके इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, बस यहाँ पे x नहीं है, ये ठीक है, x नहीं है यहाँ पे बस। चलो पुराना वाला क्वेश्चन हटाओ, उसमें इतने ज्यादा चेंजेस हो गए थे कि वो क्वेश्चन वो रहा ही नहीं जो मैं पूछना चाह रहा था। ये क्वेश्चन है फाइनल, 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, आपको इसमें पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन फाइंड करनी है, करो। ऐसे ही करोगे आप सबसे पहले, एफ डॉट डी एस वैक्टर, तो यहाँ सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? ये 2xy dx माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर
dy, और z वाला टर्म तो जीरो ही हो गया। अब ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों जगह परेशानी आ रही है, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना है इंटीग्रेट और y का फंक्शन भी आ रहा है, और यहाँ y के रिस्पेक्ट में करना है और x का फंक्शन है। तो बताओ आप आगे कैसे करोगे, सॉल्व करके बताओ जल्दी से, और डेल्टा यू की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो पहले तो हम चाहें तो ये पता लगा सकते हैं कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं। कैसे पता लगा सकते हैं, कर्ल देख सकते हैं इसका, कर्ल ऑफ फोर्स, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था डिटरमिनेंट मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट करके। अगर वो जीरो आता है इसका मतलब, और आएगा, मुझे पता है ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, मैंने इसका कर्ल जीरो करके देख लिया, आप भी देख लो, जीरो आएगा। ठीक, तो दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइन होगी ही होगी। अब कैसे करें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन, तो उसके लिए हम तरीका ले सकते हैं जो भी हमने सीखा, कि भाई ये वाला फंक्शन हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और ये वाला हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को हम अलग से लिख लेते हैं और इनको पार्शियली इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट फंक्शन के लिए हमने किया 2xy dx, तो यहाँ पे x के अलावा सब कुछ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और y बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx कितना बन जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, तो कितना बन गया yx स्क्वायर। ऐसी दूसरा वाला देख लो, तो एक्स स्क्वायर इसमें बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या बन जाएगा y, तो बेसिकली फंक्शन बन जाएगा एक्स स्क्वायर y। तो आप देखोगे कि दोनों सेम आ गए। तो जनरली जब भी दोनों सेम आ जाते हैं, जितने भी फंक्शन आप मानोगे, यहाँ 3 होते 4 होते, वो सेम आ जाते हैं, तो चांस यही रहता है, 100% चांस रहता है कि फिर यही हमारा आंसर ही हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया। इनका मतलब हमने देखा कि भाई अगर आप एक फंक्शन लो, कौन सा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये वाला अगर आप फंक्शन लो, और प्लस सी तो हम लगा ही सकते हैं। अगर हम ये वाला फंक्शन लें पोटेंशियल एनर्जी का, और इससे पार्शियली डिफरेंशिएट करके, इसको आंशिक अवकलित करके फोर्स की इक्वेशन निकालें, तो गारंटेड यही वाली इक्वेशन मिलेगी। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, समझ गए। तो फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालने वाले हमने काफी सवाल किए। स्टार्टिंग में तो हमने सिंपल, मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको लिखना है फोर्स ds, इंटीग्रेशन कर दोगे, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने देखे कुछ अलग तरीके के सवाल। यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्योंकि फंक्शन कुछ और होता है और किसी और के रिस्पेक्ट में करना होता है। तो इस केस में दोनों संभावनाएं होती हैं, फोर्स कंजर्वेटिव भी हो सकता है और नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन के लिए पाथ जरूरी है, पाथ का पता लगाना जरूरी है। लेकिन फिर हमने देखा कि नहीं, बिना पाथ के भी काम हो गया, इसका मतलब ये कंजर्वेटिव है। अगर हो ही नहीं पाता, या फिर अपना जो मेथड है पार्शियल इंटीग्रेशन वाला, यहाँ पे अगर ये सेम नहीं आते, हमें आइडिया, मतलब कुछ भी हो सकता था वहां पे, फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, राइट। पर ऐसे सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, इतना काफी है। और बहुत ही ज्यादा आपको लग जाए कि यार ये तो कैसे, कहीं आपसे क्वेश्चन ही आ जाए डायरेक्टली कि बताओ ये फोर्स कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा, तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। कर्ल ऑफ फोर्स निकाल के सॉल्व करो, अगर वो जीरो आ जाता है तो 100% यहाँ पे फोर्स जो होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो कल करेंगे। फिर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट क्लास में हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिर यहीं तक रखें आज। किसी को कोई डाउट हो एक बार देख लो और पूछ लो।